सो सॉरी, मेरे गेट पे कोई आ गया था अर्जेंटली, ये सुबह का टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ एक ज़रूरी काम आ गया था। सो मूविंग ऑन। तो हम कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स पे थे। कंप्यूटर जो होती है स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। जो कंप्यूटर की स्पीड है उसे हम मेजर करते हैं इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में, और जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर सकता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब MIPS की स्पीड रहती है उसकी। एक्यूरेसी क्या है, एरर फ्री काम करता है। अगर कोई उसमें एरर आ भी गया कंप्यूटर में तो वो ह्यूमन एरर की वजह से ही आएगा कि आपने प्रोग्राम सही से नहीं करा, आपकी टेक्नोलॉजी की वीकनेस है। कंप्यूटर अपने आप से कोई गलती नहीं करता, जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा का वैसा करेगा, रिलायबल। वो सेम जॉब को एग्जैक्टली वैसा का वैसा कितने भी टाइम कर सकता है। डिलीजेंसी, कंप्यूटर जो है वो फ्री है फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से फ्री होता है। 100 मिलियंथ कैलकुलेशन अगर भी वो कर रहा है ना, एक ही काम को 1 लाख भी बार भी कर रहा है तो भी सेम एक्यूरेसी सेम स्पीड के साथ करेगा जैसा कि वो पहली बार करता है उसी तरीके से करेगा। हम इंसान ऐसा नहीं करते। अगर हम सेम चीज़ करते रहेंगे हम मोनोटोनस हो जाएंगे, आलस आ जाएगा हमको वो चीज़ करने में, हम उसे नहीं कर पाएंगे। रिमेंबरिंग की पावर होती है, उसमें एक सेकेंडरी मेमोरी रहती है जो उसे याद करने की, उस चीज़ को याद करने की, कभी भी रिकॉल करने की पावर देती है, जो ह्यूमंस में नहीं होती। इंटीग्रिटी, it has the ability to carry out a sequence of instructions कंटिन्यूसली। सेम इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वैसा का वैसा वो अप्लाई कर सकता है बिना कोई फेर बदल करे, अपने आप से उससे गलती नहीं होती। इंटीग्रिटी रहती है उसके काम की। वर्सेटैलिटी, आप सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स में अलग अलग काम में कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हो अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कंप्यूटर जो होता है वो फ्री रहता है फ्रॉम इमोशंस और उनकी कोई फीलिंग रहती नहीं। मशीन्स रहती है तो जब फीलिंग रहती नहीं तो जब फीलिंग नहीं रहती है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, पंगे ही नहीं होते हैं। ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन्स, जो जनरेशन होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वो होती है स्टेप इन द टेक्नोलॉजी। मतलब अगर टेक्नोलॉजी बनी, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर विथ टाइम उसमें और इंप्रूवमेंट आए तो बोलेंगे नई स्टेप इन टेक्नोलॉजी होगी, फिर दूसरी स्टेप। तो इन स्टेप्स को हमने जनरेशन्स का नाम दिया। 5 जनरेशन होती है। देखिए देखिए, सबसे पहली बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर कैसे ऐसे दिखते हैं? कंप्यूटर ऐसे दिखते हैं। अभी इसमें मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सिंपल बात है। अभी देखिए जनरेशन इन कंप्यूटर्स, ये देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, गौर से देखिए। आपको फोटो में छोटे दिख रहे हैं पर ये बहुत बड़े होते थे। बड़े बड़े कैबिनेट्स में छोटे छोटे चिप्स बना के वायर से कनेक्ट करके एनालॉग सिग्नल्स भेज के ये सब बनाया जाता था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फिर सेकंड आप देखेंगे कि ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, थोड़े से छोटे हो गए हैं और ये हीट कम जनरेट करते थे। फिर थर्ड जनरेशन जो है ये और छोटे हो गए और इसकी जो कंप्यूटिंग थी वो और स्ट्रीमलाइन हो गई, कैरेक्टराइज्ड हो गई। और फिर फोर्थ जनरेशन जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स देखते हैं ये सब आ गए। और फिर फिफ्थ जनरेशन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट्स, मोबाइल्स, एडवांस्ड कंप्यूटर्स, जिसे हम आज की तारीख में एडवांस कहते हैं। और आगे चल के AI बेस्ड कंप्यूटर आने लगेंगे, जिसको आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, बाकी सब काम वो खुद कर देगा, या आपको एडवांस इंस्ट्रक्शन देने लगेगा सामने से कि आपको क्या करना है किसी चीज़ के लिए। ये जनरेशन होती है। अब इसे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एंड ईयर है उसे अच्छे से सुन लो एक बार कि फर्स्ट जनरेशन कब तक चली। वैक्यूम ट्यूब वाली, वैक्यूम ट्यूब लाइट प्रेजेंट करता है। वो वैक्यूम ट्यूब, पुराने टीवी किसके पास बड़े वाले टीवी होंगे जिसको प्लाज्मा टीवी बोलते हैं, तो वही वैक्यूम ट्यूब से चलते हैं। वैक्यूम ट्यूब से लाइट भेजी जाती है डिस्प्ले के ऊपर और वो डिस्प्ले दिखता है हमें। ठीक है, पुराने एक टीवी हमारे घर पे था पहले। सो 1942 टू 1955 ये फर्स्ट जनरेशन चला। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक डेट तक, मोर और लेस इस पीरियड तक चला क्योंकि अगला इनोवेशन आ गया था। फिर अगला कब तक चला? 1964 तक। यहाँ पे ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था। फिर थर्ड जनरेशन कब तक चला? 1975 तक चला। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे। उसके बाद 1989 में VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आ गया। VLSI आगे देखते हैं। फिर अगला जो है 1989 के बाद से फिफ्थ जनरेशन चालू हो गया, जहाँ पे ULSI माइक्रो प्रोसेसर आ गए। माइक्रो प्रोसेसर, जो लोग जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, आपने सुना होगा ताइवान में माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे कारखाने हैं और वहीं से सारी चीज़ें आती हैं और अभी उसकी शॉर्टेज चल रही है बिकॉज ऑफ रीजन्स अराउंड ताइवान। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स और मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस पास करके फिर डिस्प्ले पास किया जाता है। और यहाँ पे जो कंप्यूटिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज में होती थी, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी। ये बहुत बड़े साइज़ के होते थे और इन्हें प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता था। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया जो केपेबल था ऑफ यूजिंग स्टोर्ड प्रोग्राम्स, उसे कहते हैं द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। ये किसने बनाया था? ये आप नाम पढ़ लो, इन्होंने बनाया था, साल याद कर लो, 1951 में बनाया था। ओके, ये मिली सेकेंड्स में कई सारे कैलकुलेशंस कर सकता था और उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट था। आपको समझना पड़ेगा जो भी टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है और पहले वाले से बेटर होती है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल
द एडवेंट ऑफ बिकॉज ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। जो भी हम आज देखते हैं टेक्नोलॉजी, ये इसी कंप्यूटर की देन है। पहले ये बने, फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ। इसका लिमिटेशन लेकिन कुछ है, इसकी ऑपरेटिंग स्पीड बहुत कम रहती है, इसकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसको स्पेस बहुत ज़्यादा लगता था, और ये पोर्टेबल नहीं था, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये पीरियड में पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ गए, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। इनमें पावर कम लगती है, ये ज़्यादा फास्ट रहते थे, और जो मशीन लैंग्वेज है इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय हाई लेवल लैंग्वेजेस। अलग अलग कंप्यूटिंग लैंग्वेज बनाई गई, और जो सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी उसको हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, MLGOL, इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और इसमें कंप्यूटिंग होने लगी, इसके थ्रू कंप्यूटर से बात करी जाने लगी। ठीक है, बहुत सारे इस पीरियड में नए नए कंप्यूटर्स आए, जिसमें से हनीवेल 200 एक बहुत पॉपुलर आपको एग्जांपल है, आप उस पर विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एडवांटेजेस, इसका जो साइज़ है वो छोटा होता था, ये ज़्यादा रिलायबल रहते थे, इसमें हार्डवेयर फेलियर कम होता था। हीट, इस जनरेशन के पीरियड में ना, थर्ड जनरेशन तक हीट बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कि बहुत गर्म हो जाते थे ये हीट कंपेरेटिवली कम जनरेट करता था, ये फास्टर था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, ये पोर्टेबल था, कंपेरेटिवली पोर्टेबल था, क्योंकि पहले वाले से कम हैवी था, और इसे प्रोग्राम करना थोड़ा ईजी था। फिर थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, जो जैक एंड नोइस ने 1958 में इंट्रोड्यूस करे। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहते हैं जो ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स की तरह होते हैं, लेकिन इसमें सिलिकॉन चिप्स को यूज़ करा जाता है, फैब्रिकेटेड सिलिकॉन चिप्स को यूज़ करा जाता है, और इसके थ्रू कंप्यूटर काम करते हैं। इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, उसका साइज़ छोटा रहता है। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि पास्कल तो आज भी यूज़ करी जाती है, RPG वगैरह को यूज़ करा जाने लगा। यहाँ पर कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए इंट्रोड्यूस हो गए थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था इस पॉइंट पर, थर्ड जनरेशन में। उसके बाद एडवांटेजेस का क्या क्या है कि इसका साइज़ छोटा है, ये रिलायबल कम है, इसका साइज़ छोटा है, रिलायबल ज़्यादा है सेकेंड जनरेशन से। इसमें जो टाइम है कंप्यूटेशन के लिए वो नैनो सेकेंड, पहले मिली सेकेंड में लगता था, अब नैनो सेकेंड में लगने लगा कंप्यूटेशन का टाइम। जो कॉस्ट है इसका मेंटेनेंस का, ये कम था, ये पोर्टेबल थे, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो साइमल्टेनियस यूज़, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा सिस्टम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर सके, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम तब आ गए थे जो इसके पहले नहीं थे। और मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो अफोर्डेबल हो गए थे इस जनरेशन में। फिर फोर्थ जनरेशन क्या हुई, पीरियड हम बात कर चुके हैं। जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, वो उनकी क्या ट्रांजिस्टर्स थे, 10 to 100 ट्रांजिस्टर्स पर यूनिट उसमें रहते थे। उस टेक्नोलॉजी को हम कहते थे द स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता था, SSI कहा जाता था। लेकिन उसके बाद एडवांसमेंट हुआ, और फिर 10,000 ट्रांजिस्टर्स इन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात होने चालू हो गई। उस टेक्नोलॉजी को हमने कहा कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। लेकिन फिर अगली टेक्नोलॉजी आई जहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा। ये सब कुछ मिलियंस एंड मोर ट्रांजिस्टर्स, लाख 10 लाख से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही सिंगल चिप में लगा के काम करने चालू करना लगे, जिसे हमने माइक्रो प्रोसेसर्स कहा। और फिर कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर्स के बेसिस पर चलने लगे, और आज भी इन्हीं माइक्रो चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स के बेसिस पर कंप्यूटर चलते हैं। ये क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक डिवाइसेस रहते हैं जो प्राइमरी मीन्स बनते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के। इसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, सारे इंटरनल प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं एक छोटी सी माइक्रो चिप के अंदर। फोर्थ जनरेशन में ये हुआ। इसका मेन एडवांटेज क्या था कि इनका साइज़ छोटा है, ये बहुत रिलायबल है, ये हीट जो जनरेट करते हैं वो बहुत कम हीट जनरेट करते हैं, और ये बहुत फास्ट हैं, बहुत ईजिली पोर्टेबल हैं। और जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, ये एनेबल करता है यूज़र्स को कि कंप्यूटर जल्दी लर्न कर सके कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, इनकी कॉस्ट बहुत कम रहती है। फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, दे आर केपेबल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, हाई स्पीड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनके पास एबिलिटी रहती है टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, मलयालम एक्सेट्रा, क्योंकि उन्हें उस तरह से कोड कर दिया गया फिफ्थ जनरेशन में। आप अपनी लैंग्वेज में इनपुट दो, कंप्यूटर उसको अपने आप प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देगा, और वो एक्यूरेट भी रहेगा। तो ये अभी हम फिफ्थ जनरेशन में है, 1989 एंड ऑनवर्ड्स। अभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं। इनपुट यूनिट्स, जो कंप्यूटर में इनपुट डालती हैं। फिर सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं, वहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस करा जाता है, और फिर आउटपुट यूनिट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तीन यूनिट्स मेनली होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला इनपुट, जैसा हमने इसमें देखा, सबसे पहले इनपुट यूनिट, फिर स्टोरेज यूनिट, और फिर आउटपुट यूनिट।
तो इनपुट यूनिट क्या होती है, इसमें इनपुट दिया जाता है कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं। तो एक तो प्रोग्रामिंग के थ्रू दिया जाता है, तो प्रोग्रामिंग करी कैसे जाती है, कीबोर्ड के थ्रू की जाती है, माउस के थ्रू की जाती है, जॉयस्टिक के थ्रू। जॉयस्टिक क्या होता है, माउस क्या होता है, आगे देखेंगे। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो बारकोड रीडर होता है, वो जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, इससे OMR शीट बनती है, OMR शीट्स, बारकोड रीडर एक्सेट्रा, ये सब इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, 3 फंक्शन होते हैं इनपुट यूनिट के। वो एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को, उन्हें कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सके, और फिर सप्लाई करता है कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फिर प्रोसेस यूनिट क्या होती है, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, और फिर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। इसके अंदर 3 और कंपोनेंट्स होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होती है, यहाँ पे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जो इनपुट प्रोवाइड करा गया उस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच आर प्रोवाइडेड अर्लियर। तो ये एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा यहाँ पर होती, इस स्टेज पर होता है। जो मेजर ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कौन करता है, जो परफॉर्म करता है ALU, दैट इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। तो बाकी सब आपको समझा। लॉजिक एंड कंपैरिजन क्या होता है, सारे एनालिटिकल काम जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। कंट्रोल यूनिट, जो फंक्शन होता है कंट्रोल यूनिट का, वो है कि ऑब्टेन करता है इंस्ट्रक्शंस, उनको इंटरप्रेट करता है, डायरेक्ट करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगी कंट्रोल यूनिट के अंदर। वो क्या करेगा, वो ऑब्टेन करेगा इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से, उसे इंटरप्रेट करेगा और फिर डायरेक्ट करेगा ऑपरेशन कंप्यूटर को कि आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा। फिर वो कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या आपको डेटा लेना है और क्या आपको डिस्प्ले पे दिखाना है। फिर वो कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम द स्टोरेज। वो प्रोसेस नहीं करता है किसी भी चीज़ को और स्टोर नहीं करता है, वो बिचौलिया है, ये बीच का एजेंट है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इट मैनेजेस, इधर से डेटा आता है उधर भेजता है, मैं वो कर रहा था। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल अदर यूनिट्स। फिर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट्स, जो प्रोसेस है ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली और टेम्परेली इज नोन एज स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेव करके रखना, या तो टेम्परेली या परमानेंटली, उसे कहते हैं स्टोरेज। जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या स्टोर करता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिया, जो आपने डेटा अंदर इनपुट करा, जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, उन सब चीज़ों को स्टोर करता है। तो इसे हम क्या क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसे कहते हैं। उसका जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, जो इसका साइज़ है वो अफेक्ट करता है कंप्यूटर की स्पीड को, पावर को, कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। उसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है उसके हिसाब से उसकी स्पीड डिसाइड होती है। हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो हम उसकी रैम पता करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। खत्म चैप्टर, चलो घर, ऐसा नहीं होता। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है अभी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज के लिए होती है और उसे हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। फंक्शंस क्या क्या रहते हैं मेमोरी यूनिट के, वो स्टोर करता है किसको, इंटरमीडिएट रिजल्ट को। जब उसमें कोई काम चल रहा है तो कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट आया जिसको आगे और प्रोसेस करना है तो उसे भी स्टोर करता है। जो इनपुट आउटपुट है जो आपने ट्रांसमिट करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उनको स्टोर करता है। सारे डेटा को प्रोसेस करता है और फाइनल रिजल्ट को प्रोसेस करता है बिफोर दे आर रिलीज टू द आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट यूनिट है, रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज आउटपुट, और जो कम्युनिकेट करती है यूज़र को इस आउटपुट को, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जो ये डिवाइस है ये लिंक रहती है कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में। जो आउटपुट यूनिट है वो ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर के आउटपुट को यूजर्स को, ताकि वो उसे समझ सकें। क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस रहती हैं, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, सर ये सब क्या होते हैं थोड़ी देर में पता चलेगा, आगे आ रहा है। क्या क्या फंक्शंस रहते हैं आउटपुट डिवाइसेस के, वो एक्सेप्ट करता है रिजल्ट्स जो कि परफॉर्म करेगा, कन्वर्ट करता है कोडेड रिजल्ट्स को, सप्लाई करता है कन्वर्टेड फॉर्म को यूजर्स को थ्रू द डिवाइस। कंप्यूटर के टाइप्स क्या क्या रहते हैं, तो 2 बेसिस हैं डिवीजन के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के 2 टाइप होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, पुराने होते हैं, पुराने, ये देखिए ऐसे दिखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। आपको ये थोड़ा बहुत ना वो बारकोड रीडर की तरह ये दिखेगा, लेकिन वैसा है नहीं, ये पहले हुआ करते थे, इनका बस शेप ऐसा है। जो चेंजिंग वेरिएबल्स है ना, वेदर फोरकास्ट करना है, प्राइस कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसको एनालाइज करने के लिए इनको यूज़ करा जाता था पहले ही। कितने बड़े होते थे, देखो इतने बड़े हुआ करते थे, ऐसे बड़े बड़े हुआ करते थे, ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, इन्हें एनालॉग कंप्यूटर्स कहा जाता था। सो एनालॉग कंप्यूटर्स
जो रिजल्ट्स है गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर्स विल ओनली बी अप्रोक्सीमेट सिंस दे डील विद द क्वांटिटीज दैट वेरी कंटिन्यूसली। ऐसी क्वांटिटीज़ के साथ वो डील करते थे जो कंटिन्यूसली चेंज करती रहती थी। एनालिटिकल कंप्यूटर्स जो होते हैं डील विद फिजिकल वेरिएबल्स जैसे कि वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, इन सब से वो डील करते हैं। फिर डिजिटल कंप्यूटर आए। डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते थे। 0 and 1 कंप्यूटिंग लैंग्वेज थी इसकी, और हर एक को हम एक बिट कहते थे। 2 डिजिट इसमें हुआ करते थे। तो इसमें 2 लेवल्स होते थे, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, एक लॉजिक 0 और एक लॉजिक 1। ये एक्यूरेट थे और फास्टर थे एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट थे। इन्हें कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ये कर सकते थे, लेकिन जो हाई लेवल पीपल हैं वही इसे इंटरनली ऑपरेट कर सकते थे। डिज़ाइन, रिसर्च, डेटा प्रोसेसिंग में इसे यूज़ करा जाता है। फर्दर क्लासीफाई इसे करा जाता है इनटू 2 जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, पीसी है, मोबाइल्स हैं, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस, कॉमन जॉब इंस्ट्रक्शंस के लिए होते हैं, और मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऐसे ही रहते हैं। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं जो विच आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, जो सैटेलाइट मैपिंग के लिए होते हैं, जो वेदर फोरकास्ट के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें स्पेसिफिकली प्रोग्राम करा जाता है उन्हीं चीज़ों के लिए, तो उसे कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं एनालॉग और डिजिटल के बेस्ट फीचर्स को या डिजायरेबल फीचर्स कंबाइन करते हैं, उसे कहते हैं हाइब्रिड। इसमें ऑटोमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस और मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं इसकी। आजकल एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स होते हैं जो आपको जिस भी फॉर्म में आपको डेटा चाहिए उसमें आपको दे देते हैं डेटा। अब बोलेंगे सर हमारे लिए रेलिवेंट कैसे है? आपके लिए नहीं, क्योंकि आप एंड यूजर्स हैं। जो प्रोग्रामर है उसके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ऑन द बेस ऑफ ऑपरेशन अभी अपन आ गए ऑन द बेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेशन के बेसिस पे। कॉन्फ़िगरेशन कि उनका किस तरीके से बिल्ड है, वो हुआ कॉन्फ़िगरेशन उनका। तो 4 इनके टाइप्स है कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। देखिए 4 टाइप हैं। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर देखिए जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स, अमेज़ॉन, फेसबुक, इस तरह के इनके सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, इस तरह के इनके कंप्यूटर्स रहते हैं। बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स, बहुत भारी प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारा डेटा को यूज़ करते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे दिख रहे हैं आपको, छोटे दिख रहे हैं ये, पर ये जो स्टोरेज है ना इसका बहुत बड़ा रहता है। जो बैंक्स रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन रहता है, जो बहुत सारे डेटा के साथ डील करते हैं, जिनके पास ऑपरेशन जो एनालिटिकल काम है वो शायद थोड़ा कम रहता होगा एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत भारी डेटा के साथ डील करते हैं, उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह हम देखते हैं। और फिर माइक्रो कंप्यूटर्स जो हम आज की तारीख में यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, हैंडसेट कंप्यूटर्स मतलब हमारे मोबाइल्स। सुपर कंप्यूटर्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं विच दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक स्टिमुलेशंस एक्सेट्रा। पेट्रोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग के लिए इसे यूज़ करता है। ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड डील करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। स्टॉक एनालिसिस, वेदर फोरकास्टिंग, इन सब के लिए इसको यूज़ करा जाता है। ठीक है। स्पेसिफिक यूज़ के लिए बहुत बड़े और बहुत महंगे कंप्यूटर्स उन्हें कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? दे कैन ऑल्सो प्रोसेस डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। दे आर यूज्ड इन क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जैसे कि बैंकिंग, एयरलाइंस एंड रेलवेज, इसमें इनको यूज़ करा जाता है। जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है उसके लिए यूज़ करा जाता है। ऑब्वियसली ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े चीप रहते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इस पर सेम टाइम पे काम करते हैं। ERP सिस्टम आपने देखा होगा, वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, वो एग्जीक्यूट करता है कई सारे प्रोग्राम्स को कॉन्करेंटली। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इट सपोर्ट्स पैरेलल प्रोसेसिंग। फिर मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से की कंपेरिजन में थोड़ा कम रहता है। ठीक है। इनका स्टोरेज ज़्यादा रहता है और इनके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादा रहती हैं। ये एक यूज़र के लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, जबकि मेन फ्रेम जो है उसमें मल्टीपल यूजर्स, हर एक बैंक है, HDFC बैंक है, उसके कितनी सारी ब्रांचेज हैं, उसमें कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, और हर कंप्यूटर पे एक यूज़र बैठा हुआ है जिसे हम बैंक का एम्प्लॉय कहते हैं, वो सब उस पर काम कर रहे हैं, तो वो मेन फ्रेम हुआ। और ये जो मिनी कंप्यूटर है ये एक यूज़र के लिए बनाया गया है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो मेन फ्रेम से कम रहता है, लेकिन स्पीड और स्टोरेज मेन फ्रेम से ज़्यादा रहती है। ये एक्सपेंसिव कम रहते हैं और इसके, लेकिन इसके जो फीचर्स और परफॉर्मेंस है वो कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स वो रहते हैं जो विद द इंटेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द सिंगल चिप गिव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। जब माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, जो सिंगल चिप CPU हमने देखा, जब वो आ गए उसकी वजह से ये कंप्यूटर्स बने जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं।
इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स और पीसीज भी कहते हैं। कई लोगों को पता नहीं रहता पीसी क्यों बोलते हैं कंप्यूटर को, उससे पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका नाम, उसका फुल फॉर्म। ये स्मॉल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं रिलेटिवली, और एक यूज़र के लिए बनाए जाते हैं। सारा सीपीयू एक चिप में होता है इनका, ठीक है। लैपटॉप इसका एक एग्जांपल है, कंफ्यूज जाओगे लैपटॉप को भूल जाओ। जो पीसी हम देखते हैं, जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिस में रखा रहता है, वो पर्सनल कंप्यूटर है। ये पर्सनल कंप्यूटर जो रहता है गेम, सर्फिंग ऑफ इंटरनेट के लिए यूज़ करा जाता है। इसे फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड हैंडसेट्स। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होता है, ये इस तरह कुछ दिखते हैं, जो जिसकी फोटो हमने पहले भी देखी। ये नॉर्मली इंटेंडेड रहते हैं इंडिविजुअल यूजर्स के लिए फॉर देयर वर्ड प्रोसेसिंग एंड अदर स्मॉल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद जो लैपटॉप्स हैं वो ब्रीफ केस की तरह रहते हैं, छोटे से रहते हैं, और नोटबुक कंप्यूटर्स की तरह रहते हैं, जो कंप्यूटर के सारे काम कर सके लेकिन कम जगह लें, और कहीं भी उसे हम पोर्टेबल रहें, उसे कहीं भी हम ले जा सकें। हैंडसेट कंप्यूटर्स, दीज आर हेल्ड इन वन हैंड। ये जो फोटो दिख रही है ये बहुत पुराने होते थे, इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती नहीं थी, छोटे छोटे काम हो सकते थे। लेकिन ये जो हैंडसेट कंप्यूटर है इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। These are not as powerful as desktop, ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज की तारीख में जो हैंडसेट कंप्यूटर्स हैं दे आर एज पावरफुल इफ नॉट मोर देन द कंप्यूटर। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके कंप्यूटर्स के, कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि वो बोर नहीं होते और एरर्स नहीं करते, एक ही काम को लगातार करते रहने पर भी। और ऑटोमेशन, उन्हें सिखाया जा सकता है कोई काम को अपने आप कैसे करना है, और फिर उसे कंटिन्यूसली बिना बार बार इंस्ट्रक्शन दिए करते रह सकते हैं। उसके बाद पेपर वर्क को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि सारी चीज़ ऑटोमेट हो गई। रिडक्शन इन कॉस्ट, क्योंकि आपको वो चीज़ फिजिकली नहीं करनी पड़ेगी, फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ट्रैवलिंग का कॉस्ट बढ़ गया, मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ गया। बड़े बड़े बैंक्स, उनकी अलग से ब्रांचेस होती थी जहाँ पे लोड्स एंड लोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते थे जो रिकॉर्ड करके रखने पड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ एक छोटी सी पेन ड्राइव में आ जाता है, एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में आ जाता है एक पर्टिकुलर कस्टमर का, तो उनका कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। रिलायबिलिटी रहती है, क्योंकि फेलियर फ्री लॉन्ग लाइफ रहती है कंप्यूटर्स की, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, और उनका मेंटेनेंस ईजी और सिंपल रहता है। वर्सेटैलिटी, इनको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ करा जा सकता है कंप्यूटर्स को। डिसएडवांटेज भी, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, इनका अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। जब तक ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो ये खुद से कुछ काम नहीं कर सकते। और अगला पॉइंट है डिपेंडेंसी, इससे रिलेटेड ही है कि जो डिपेंडेंसी है ह्यूमन स्पिरिट पे डिपेंडेंसी है, खुद से कुछ चीज़ सोच नहीं सकते ये लोग, इनकी कोई फीलिंग नहीं होती, अपनी खुद की कोई फीलिंग नहीं होती, तो इन्हें जो कहा जाएगा ये कर देंगे, कोई मोरल ग्राउंड नहीं रहता इनका। फिर इन्वायरमेंट, जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है कंप्यूटर्स की, वो फ्री फ्रॉम डस्ट एंड सूटेबल रहनी चाहिए। अगर गंदगी रहेगी आसपास तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसका इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। एप्लीकेशन, बारिश में आप बाहर बैठ के कंप्यूटर चला सकते हैं क्या? नहीं, तो आपको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। एप्लीकेशन कहाँ का, अलग अलग फील्ड्स में, आज असल में हर एक फील्ड में कंप्यूटर को यूज़ करा जा रहा है आज की तारीख में। लेकिन थ्योरी लिखने के लिए किस तरह यूज़ करा जाता है, तो बिजनेस में कैलकुलेशन करने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए, सेल्स, बजट, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, स्टॉक्स मेंटेनेंस एक्सेट्रा में बिजनेस में काम आता है। इंश्योरेंस में क्या, सारे रिकॉर्ड्स बनाकर रखने में, किसने कितना प्रीमियम दिया, किसको कितना पैसा चार्ज करना है, किसका क्लेम खत्म हो रहा है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, किसने कितना डिफॉल्ट करा, वो सब कुछ कंप्यूटर्स पर होता है। क्या पॉलिसी है, क्या मैच्योरिटी डेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। बैंकिंग, सारी बैंकिंग आज की तारीख में ऑनलाइन है। आप एटीएम करते हो, आपका बैलेंस अपडेट होता है, आपके डिपॉजिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, ट्रस्टी रिकॉर्ड, सब कुछ बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन होता है। हेल्थ केयर, स्कैनिंग और डायग्नोसिंग अलग अलग डिसीजेस को, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, ये सब कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। तो इसके जो मेजर फील्ड्स हैं हेल्थ केयर के, सबसे पहले डायग्नोस्टिक सिस्टम्स, आप कलेक्ट करते हो डेटा को और आइडेंटिफाई करते हो कि आपको बीमारी क्या हुई है। फिर लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, सारे टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है कंप्यूटर के द्वारा। फिर पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, आप चेक करते हो पेशेंट के क्या क्या साइंस है एबनॉर्मलिटी के, क्या उसका कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उसका ईसीजी करते हो आप हार्ट का, एक्सेट्रा। फिर फार्मा इन्फॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर चेक करता है कितना ड्रग लेवल है, एक्सपायरी डेट क्या है, हार्मफुल ड्रग, उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह है क्या, वो सब चेक करा जाता है। और फिर सर्जरी भी आज की तारीख में कंप्यूटर्स के थ्रू ही करी जाती है। उसके लिए रोबोट्स बनाए जा चुके हैं और वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको दिखेंगे भी। कुछ इंडिया में है, ज़्यादातर इंडिया के बाहर हैं आज की तारीख में। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस है वो बहुत पॉपुलर हैं, और जो कहाँ का यूज़ होती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। जो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है उसकी डिज़ाइन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको कैसे इंप्रूव करा जाता है, कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है, कितने लोग आपको लगेंगे, वो सब आपको कंप्यूटर कॉस्ट उनकी निकाल के देता है और बेस्ट पॉसिबल आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। फिर आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसकी सारी प्लानिंग, उसकी 2D 3D ड्राइंग, सब कुछ कंप्यूटर पे हो सकता है। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, क्या बड़ी बड़ी चीज़ें, शिप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है, ये सब आप कंप्यूटर से के थ्रू कर सकते हो। कम्युनिकेशन, आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, आप किसी को टेलनेट भेज सकते हो, आप किसी के से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, ये सब कंप्यूटर और उनके प्रोग्राम्स के थ्रू ही होता है। एजुकेशन, जो कंप्यूटर है दे हैव
लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, कहाँ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, इसको एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, अरे अभी क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ के, उसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। जो हम अभी कर रहे हैं ये भी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन ही है। इसने लोगों का एजुकेशन ईजी कर लिया है, ईजी टू एक्सेस है, सबके पास एजुकेशन अवेलेबल है, लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, और अनलिमिटेड नॉलेज सबके पास अवेलेबल हो गया है इसकी वजह से। मार्केटिंग, एट होम शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग, होम शॉपिंग लोग कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, जो कंप्यूटर्स हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं, अपने चार्ट बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और जो इंटेंडेड प्रोडक्ट है उसे सेल कर सकते हैं। मिलिट्री में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मिसाइल सिस्टम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस प्लानिंग, स्मार्ट वेपन्स बनते हैं, वो सब कंप्यूटर ही जनरेटेड होते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू ही उन्हें प्लान और डायग्नोस, नहीं क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान में हमने एक वो मारी थी, ब्रह्मोस मारी थी, गिरी तो नहीं थी अपने आप से, वो चेंज कर रही थी अपना डायरेक्शन बार बार, तो उससे प्रोग्राम करा गया था, तो जो वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही होता है ना। गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन, वेदर फोरकास्टिंग, और इसकी वजह से करप्शन बहुत कम हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस का सिस्टम, ये सब कंप्यूटराइज हो गया, और जितना ज़्यादा कंप्यूटराइजेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंप्यूटर गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस हेजल फ्री हो पाएंगी और ट्रांसपेरेंट हो पाएंगी। कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, वो फिजिकल कंपोनेंट जो कंस्टिट्यूट करते हैं कंप्यूटर को, जिन्हें आप टच एंड सी, जिन्हें आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते, देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें कहते हैं हार्डवेयर। सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, रजिस्टर्स हो गए, ये सब हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। क्या क्या डिवाइसेस रहती हैं इसमें एग्जांपल्स, इनपुट डिवाइस रहती है, आउटपुट डिवाइस रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रहती है, और इंटरनल कंपोनेंट्स रहते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होगी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस क्या हुई, प्रिंटर, मॉनिटर एक्सेट्रा। सेकेंडरी डिवाइस क्या हुई, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एक्सेट्रा। इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हुए, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम एक्सेट्रा। कंप्यूटर की मेमोरी, बाइनरी वर्ड्स जो होते हैं उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी बाइनरी वर्ड्स के फॉर्म में होती है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो जो मेमोरी है वो किस चीज़ से बनती है, नंबर्स, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स को मिला के जो स्टोरेज होता है उसे मेमोरी कहते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को जिससे कि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिले उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अभी मेमोरी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, और हर एक पार्ट को हम एक सेल कहते हैं, और ये वेरी करता है फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1, अलग अलग साइज़ की इसमें रहती है, और जो मेमोरी है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं। जो मेमोरी डेटा को स्टोर करती है उसे डेटा मेमोरी कहते हैं, जो प्रोग्राम को स्टोर करती है उसे प्रोग्राम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम होती है, रोम होती है। सेकेंडरी मेमोरी सीक्वेंशियल और रैंडम। रैम जो होती है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, देखते हैं क्या होता है। रोम जो होती है वो 3 टाइप की होती है, पी, ईपी, ईईपी। रोम सीक्वेंशियल, मैग्नेटिक टेप, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स। रैंडम में क्या आती है, सीडी होती है, एचडी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, एक्सेट्रा। अभी देखते हैं क्या होता है। दो मेन टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसे हम मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे चीज़ें जो है यूनिफॉर्म मैनर में सेम तरीके से सब चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, और ये सिस्टम का पार्ट रहती है, सिस्टम से अलग नहीं रहती है। ये जो मेमोरी है ये हेल्प करती है सिस्टम को टू स्टोर द इंटरमीडिएट डेटा, और ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जो नेसेसरी रहते हैं कंप्यूटर को रन करने के लिए, इनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। ये जो है ये वही डेटा होल्ड करती है जिस पे वो करेंटली काम कर रही है। इनकी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, मतलब अगर जब आप इन पे काम कर रहे हो और आपने पावर ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स, ये उतनी फास्ट नहीं रहती है। इसको दो सब पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक तो रैम में और एक रोम में। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहती है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है। जो सेमीकंडक्टर है उसमें ये मेमोरी रहती है, वोलेटाइल रहती है, अगर आपने पावर ऑफ कर दी तो सब डिलीट हो जाएगी। वर्किंग मेमोरी से कहते हैं हम लोग कंप्यूटर की, और ये फास्ट रहती है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन कंप्यूटर इनके बिना रन नहीं कर सकता। मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सीपीयू के पास रहता है, एडवांटेज, फास्ट है, एडवांटेज, टेम्पररी है, डिसएडवांटेज। जो स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज है वो स्मॉलर होती है इन कैपेसिटी, डिसएडवांटेज, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, डिसएडवांटेज। रैम होती क्या है, इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी रहती है, अगर आपने डेटा स्विच ऑफ कर दिया तो ये डिलीट हो जाएंगी, इसलिए उसका एक बैकअप बना के रखना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम्स। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ऐसी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी रहती है जिसे आपको रिफ्रेश करते रहने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डेटा ये भी वॉलेटाइल रहती है, मतलब डेटा इवेंचुअली लॉस्ट हो जाता है अगर आपने पावर ऑफ कर दी तो, लेकिन ये कैशे मेमोरी रहती है। कैशे मेमोरी क्या होती है बताता हूँ, ये देखिए कैशे मेमोरी ये रहती है, सीपीयू है,
प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए होता है, हमने अभी देखा प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को। तो जो कैशे मेमोरी है वो सीपीयू के सबसे पास रहती है, सबसे पास रहती है। तो सीपीयू को अगर कोई भी डेटा चाहिए, तुरंत चाहिए, जिसमें वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो वो कैशे मेमोरी से सबसे पहले बात करता है। फिर अगर नहीं मिलती तो प्राइमरी मेमोरी से बात करता है। तो सबसे पास है तो वो कॉपी पेस्ट बना के रखती है, टेम्प्रेरी कॉपी बना के रखती है जिस चीज़ पे वो काम कर रही है, उसे कहते हैं कैशे मेमोरी। तो जो स्टैटिक रैम है वो एक कैशे मेमोरी है, वो एक कॉपी बना के रखती है ताकि उसे तुरंत अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपको मिल सके। लेकिन वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल का मतलब समझ लीजिएगा पावर ऑफ कर दी तो स्विच ऑफ हो जाएगी, तो लॉस्ट हो जाएगी, डेटा सेव नहीं रहेगा। इसे रिफ्रेश करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, ये कैशे मेमोरी होती है, इसकी इट हैज़ अ लॉन्ग डेटा लाइफ टाइम, जितनी देर तक आप उसको चालू रखोगे तब तक वो सेव रहेगी। हाई पावर कंजम्पशन, फास्टर होती है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत होती है। स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम, ये स्टोर्स करती है ईच बिट ऑफ डेटा इन अ सेपरेट कैपेसिटर विद इन द इंटीग्रेटेड सर्किट। हर बिट ऑफ डेटा को अलग अलग कैपेसिटर में इसको स्टोर करा जाता है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इवेंचुअली फेड हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, इवेंचुअली धीरे धीरे लॉस्ट होना चालू हो जाती है, और जो कैपेसिटर चार्ज है उसे रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियडिकली। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। ये रैम की तरह यूज़ हो सकती है। इसकी शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम रहती है, इसमें पावर कंजम्पशन कम रहता है, एडवांटेज। ये स्लोअर रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम, इसका साइज़ छोटा रहता है और ये कम एक्सपेंसिव रहती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। अभी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये इसे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, लिख नहीं सकते, ये नॉन वोलेटाइल होती है। जो रोम है वो स्टोर करती है सच इंस्ट्रक्शंस एज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन, जिसे देखो अभी डेफिनेशन है। बूटस्ट्रैप आपने बहुत बार सुना होगा, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर को चालू करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको तुरंत देने पड़ते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर तुरंत चालू होगा, उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। रोम चिप्स जो हैं दे आर नॉट ओनली यूज इन कंप्यूटर बट आर ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवंस एक्सेट्रा, सब जगह इसे यूज़ करा जाता है। अभी टाइप्स क्या है इससे थोड़ा अच्छे समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। मास्क्ड रोम, रोम क्या होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी को हम रोम बोलते हैं। रिवाइज कर रहा हूँ मैं, रोम को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। बट कितने टाइम की हो गई वीडियो, ओके आधा घंटा ऑलरेडी हो गया। पॉज करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, घूम के आ जाओ, 30 मिनट ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हो गया मेरा ब्रेक अभी। मास्क्ड रोम, जो आप समझिए रोम सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके नाम में इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये स्टोरेज के लिए होती है और इसे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, इसे चेंज नहीं कर सकते। तो मास्क्ड रोम ये क्या होती है, हार्ड वायर डिवाइसेस रहती हैं जो प्री प्रोग्राम रहती है सेट ऑफ डेटा के लिए, जो हमें पता है हमें क्या करना है, उसके लिए प्री प्रोग्राम्ड है और उसी के लिए उसे यूज़ करा जा सकता है, उसे इरेज नहीं करा जा सकता उसकी मेमोरी को, और ये इनएक्सपेंसिव रहती है। फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसे एक बार मॉडिफाई कर सकते हो। आप एक ब्लैंक पी रोम खरीदो और फिर डेटा एंटर कर दो, स्मॉल पीसेस में डेटा रहता है, आप उसे एक बार डेटा कर दो फिर वो इरेज नहीं होगा, ठीक है। फिर ई पी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो डेटा है ये मेमोरी रिटेन करके रखता है, भले आप डेटा को स्विच ऑफ करो या ऑन रहो, वोलेटाइल नहीं रहती है, डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। इसे इरेज किया जा सकता है लेकिन इरेज करना बहुत मुश्किल है। इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रा वाइट लाइट पास करनी पड़ेगी 40 मिनट तक, तब जाके ये डिलीट होगी, फिर आप उसको नई आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जो आपने डेटा इसके अंदर डाला है वो 10 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए भी इसमें सेव रह सकता है, इसलिए कई बार आप देखते हो 9-8 साल पुराने कंप्यूटर्स रहते हैं, क्योंकि उसकी जो रीड ओनली मेमोरी है उसके अंदर ये वाली मेमोरी रहती है सेकेंडरी मेमोरी में, जिसमें सारे प्रोग्राम इस तरीके से लिखे जाते हैं, इसमें कोई लीकेज का पाथ ही नहीं रहता है। इसे इरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा वाइट लाइट को पास करना पड़ेगा क्रिस्टल विंडो के थ्रू, तब जाके वो क्लियर होगी। फिर ई पी रोम, इसे ई टू पी रोम भी कहते हैं, 2 ई हैं और एक पी है। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब पावर ऑफ करा तो डिलीट नहीं होगी, आप चीज़ों को सेव कर सकते हो अपने हिसाब से। आप इसे 10,000 टाइम्स इरेज और प्रोग्राम कर सकते हो, मिली सेकेंड्स में ही अपना काम करता है, इरेज होता है। लेकिन आप एक बिट को एट अ टाइम इरेज कर सकते हो, सारी चीज़ एक साथ इरेज नहीं होती। इसमें रीप्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबल होती है लेकिन स्लो होती है, क्योंकि इरेज करने में इतना टाइम लगता है तो रीप्रोग्राम करने में भी उतना टाइम लगता है। एडवांटेजेस रोम के क्या रहते हैं, रैम से चीप होता है, सस्ता होता है, नॉन वोलेटाइल रहता है नेचर का, डेटा लॉस नहीं होता, रिलायबल ज़्यादा रहता है, इसके जो कंटेंट्स है वो हमेशा आपको पता रहते हैं और उसको वेरीफाई करा जा सकता है, उसे टेस्ट करना ईजी रहता है, सिंपल रहता है, एक्सीडेंटली चेंज नहीं होते, और दीज आर स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। अभी रैम और रोम में डिफरेंस, रैम पहले पूरा रैम सुनो फिर पूरा रोम सुनना। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्प्रेरी मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल का मतलब हम देख चुके हैं। इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहती है, यूज़र स्टोर करता है, रीड और राइट ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करे जा सकते हैं रैम में,
एवरी लोकेशन कैन बी विजिटेड डायरेक्टली और रैंडमली, और स्टोर करता है डेटा और प्रोग्राम्स को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसी टाइम पे उसको स्टोर और प्रोग्राम करता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नेचर की है, मैन्युफैक्चर इसमें स्टोर करके हमें ऑलरेडी, जब हम लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका रोम ऑलरेडी हमें मिलता है प्रोग्राम करा हुआ, सिर्फ इसे आप रीड कर सकते हो, इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, और ये बेसिक ऑपरेशन के टाइम पे इसे स्टोर करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्राइमरी मेमोरी हो गई। फिर अपन आ गए सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, सेकेंडरी मेमोरी ये होती है हार्ड डिस्क हो गई, एसडी ड्राइव हो गई, कॉम्पैक्ट ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई, एसएसडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं। इसका क्या क्या नाम होते हैं इसकी? एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होता है, इस तरह के अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। ये वो है इनपुट आउटपुट चैनल्स जो हैं जिससे आप एक्सेस कर सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज और ट्रांसफर्स को। सेकेंडरी मेमोरी है वो डज नॉट लूज द डेटा व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड डाउन, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल रहती है, अगर आपने पावर स्विच ऑफ भी कर दिया तो जो पेन ड्राइव में सेव्ड है वो पेन ड्राइव में सेव्ड ही रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है फॉर एनी सिस्टम्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, और ये स्लोअर रहती है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। अभी जो इसमें डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, और जो सीपीयू है इट कैन बी एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट रूटीन्स, फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी देन सीपीयू। पहले चीज़ें मेन मेमोरी में ट्रांसफर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के, उसके बाद सीपीयू के पास जाती हैं। ठीक है, पहले आपको उस चीज़ को कंप्यूटर में सेव करना पड़ता है, उसके बाद आप उसे रन कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीज़ें रहती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज हैं, ये स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, ये स्लोअर रहती हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरीज, ये वॉलेटाइल नहीं रहती है, जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, भले आप स्विच ऑफ करिए या ना करिए। इन्हें बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है, और कंप्यूटर इनके बिना रन कर सकता है। प्राइमरी के बिना रन नहीं कर सकता, लेकिन इनके बिना रन तो कर सकता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो परमानेंट होती है, ये स्लोअर रहती है, क्लोजर रहती है टू द सीपीयू, लेकिन केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, इसके लिए स्लोअर रहती है। ठीक है, इनकी जो कैपेसिटी वो ज़्यादा रहती है, ये सस्ते होते हैं और इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लीजिए। मैग्नेटिक टेप्स, आप पुरानी फोटोज़ आपने देखी होगी, ऐसी टेप जैसी रहती है, पुराने कैमरे होता, हमारे घर रेड कलर का कैमरा होता था, उसमें टेप डालना पड़ता था, मम्मी का था वो। तो मैग्नेटिक टेप, उसमें छोटी छोटी फाइल्स रहती है। ठीक है, ऑडियो टेप रिकॉर्डर की तरह ये रहती है, और ये दीज आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग एनालॉग और डिजिटल डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। जो पुरानी मूवीज़ और जो पुरानी इमेजेस आप देखोगे वो इसी पे बेस्ड रहती थी। हार्ड डिस्क ड्राइव से कहते हैं, जो मैग्नेटिक टेप्स हैं वो जनरली ट्रांसफर करती हैं डेटा को अ बिट स्लोअर एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव्स, और देयर मैग्नेटिक टेप्स आर चीपर एंड आर मोर ड्यूरेबल। फ्लॉपी डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क का पहले का स्टेज है। ठीक है, इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है विद ग्रेटर कैपेसिटी टूल्स। ये 3 साइजेस में आते थे, 8 इंच का, 5.5 इंच का एंड 3.5 इंचेस का। इनकी जो कैपेसिटी है वो वेरी करती थी डिपेंडिंग ऑन द साइज़। ये छोटे होते थे और पोर्टेबल होते थे, लेकिन हार्ड डिस्क से बड़े साइज़ के होते थे। फिर फ्लॉपी डिस्क के बाद आया हार्ड डिस्क, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है फ्लॉपी डिस्क का, लार्ज स्केल चीज़ों को, लार्ज साइज़ ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और लार्जेस्ट कैपेसिटी है किसी भी कंप्यूटर के अंदर की। ये नॉन वोलेटाइल होती है, रैंडम एक्सेस रहती है। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ प्लेटर्स विच स्टोर द डेटा एंड रीड और राइट हेड्स टू ट्रांसफर डेटा। हम सी ड्राइव, वी ड्राइव देखते हैं तो वो सब अलग अलग प्लेटर्स में होते हैं। जो दिस इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, इसमें लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। ये पोर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार इसे खोलकर हम इसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम इसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, जो हम हार्ड ड्राइव को बाहर निकाल सकते हैं, सीपीयू में से निकाल सकते हैं, लैपटॉप में से तो निकाल ही सकते हैं हार्ड डिस्क चेंज करने के लिए। ये अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर्स में से डिवाइड करा जाता है कुछ इस तरह से, अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर्स में। ये इसके अंदर ट्रैक्स रहते हैं और उसे भी अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करा जाता है, जिसे हम अलग अलग ड्राइव्स कहते हैं। अभी ऑप्टिकल डिस्क से आपको याद आएगा, ये सीडी और डीवीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडियम है फ्रॉम विच डेटा इज रेड एंड रिटन टू बाय यूजिंग अ लोअर पावर्ड लेज़र बीम। एक लेज़र बीम के थ्रू इसमें इलेक्ट्रॉनिक वे में डेटा को स्टोर कर दिया जाता है और इसे एक्सेस करा जा सकता है, जिसे हम सीडी करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क आगे होती है, फ्लैट होती है, सर्कुलर होती है, प्लास्टिक की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है डिस्क। इसमें 3 टाइप होते हैं, एक तो रीड ओनली ऑप्टिकल डिस्क होती है, एक राइट वंस रीड मैनी ऑप्टिकल डिस्क होती है, और री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है। नाम से क्लियर है कि सिर्फ आप उन्हें पढ़ सकते हो, एक बार लिख सकते हो फिर बाद में पढ़ सकते हो, और री राइटेबल को आप कितनी बार भी लिख सकते हो। तो 2 मेन टाइप की ऑप्टिकल डिस्क होती है, एक होती है सीडी, एक होती है डीवीडी। क्या डिफरेंस होता है? सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जो रहता है डेटा फॉर्म को, इट कैन ट्रांसफर डेटा एट अ स्पीड ऑफ 7800 KB पर सेकेंड। KB इज किलोबाइट्स पर सेकेंड।
जो स्टैंडर्ड है इसका साइज 120 मिलीमीटर तक रहता है और 700 MB तक का डेटा ये होल्ड कर सकता है और 70 मिनट का ऑडियो ये होल्ड कर सकता है। ये दो टाइप के रहते हैं, एक होता है CD रोम, एक CDRW। CD रोम जो होता है वो मेमोरी फंक्शन मतलब रीड ओनली मेमोरी का काम कर सकता है, और CDRW मतलब CD रीराइटेबल, मतलब आप उसको इरेज भी कर सकते हो और रीराइट भी कर सकते हो और रीड तो कर ही सकते हो उसको। फिर DVD जो होती है CD से उसका ज़्यादा स्टोरेज रहता है। ये किसका एब्रीविएशन है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसे हम कहते हैं। जो DVD है वो एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है। जो सपोर्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है, 4.7 GB टू 17 GB तक की इसकी कैपेसिटी रहती है, जो आज के दिन में और बढ़ चुकी है। एक्सेस रेट्स के क्या रहते हैं, 600 KB पर सेकेंड, पहले कितना कम था, 1.3 MB पर सेकेंड तक रहती है। और जो इसका स्टोरेज है वो 4.7 GB रहता है मिनिमम। तो ये दो टाइप की रहती है, एक CD रोम, एक CDRW। अगेन CD रोम क्या होगी, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी का काम करती है। CDRW DVD RW DVD रीराइटेबल, मतलब ये इरेजेबल एंड रीरिटर्न एट एनी टाइम इसके लिए यूज़ होती है। फिर फ्लैश ड्राइव्स, जो फ्लैश ड्राइव रहती है वो स्मॉल रहती है, स्टोरेज यूनिट्स टिपिकली द साइज ऑफ अ ह्यूमन थंब। हम पेन ड्राइव जिन्हें कहते हैं उन्हें हम फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं। ये इनएक्सपेंसिव रहती है, ड्यूरेबल रहती है, एक्सटर्नल मेमोरी का काम करती है। इनके साइज़ पे डिपेंड करता है, इनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ रहती है। इनका साइज़ सेम रहता है लेकिन उसके अंदर जो चिप्स रहती हैं वो उनका स्टोरेज कैपेसिटी डिफाइन करती हैं। फ्लैश मेमोरी कार्ड, जिसे हम मोबाइल का मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। जो मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल का वो नॉन वोलेटाइल रहता है, अलग अलग साइज़ में आता है। अलग अलग साइज़ का मतलब जो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी वो अलग अलग होती है, साइज़ सेम रहता है, छोटा सा रहता है और बहुत यूज़फुल रहता है। 6 mm बाय 3 mm इसका साइज़ रहता है। स्मॉलर वर्जन ऑफ सेलफोन्स रहते हैं। अभी डिफरेंस देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज में और सेकेंडरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज क्या आता है, इज अ पार्ट ऑफ CPU, इट इज़ एन इंटरनल एंड और मेन। प्राइमरी स्टोरेज जो है, पहले प्राइमरी देखते हैं फिर सेकेंडरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी ये CPU का पार्ट रहता है, इट इज़ इंटरनल और मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी होती है। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव रहती है और स्मॉलर रहती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो फास्टर रहती है। एक्सेस टाइम जो रहता है, इसको एक्सेस करने का जो टाइम रहता है इज लेस देन अ फ्यू नैनो सेकेंड, मतलब बहुत कम रहता है। जो मीडियम, इट इज़ अ मीडियम कैपेसिटी मेमोरी और इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज रैम एंड रोम। उसके बाद इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ CPU। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी एंड रिसाइड्स ऑन द डिस्क। ऑल द सेकेंडरी स्टोरेज इज परमानेंट। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होता है, वो यूजुअली चीपर एंड लार्ज रहता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो CPU के से कनेक्टेड रहता है वाया केबल्स, इसलिए थोड़ा स्लो रहता है। जो एक्सेस टाइम रहता है इसका वो कुछ मिली सेकेंड्स का रहता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम एक्सेट्रा। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी हमने अभी देखा था, एक बार वापस देखते हैं। कैशे मेमोरी देखो, CPU रहता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी बीच में रहता है, CPU के सबसे क्लोज रहता है। CPU सबसे पहले इससे ही बात करता है, अगर इसको डेटा चाहिए तो ये इसको डेटा देता है, अगर इस पास डेटा नहीं है तो फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेकर CPU को दिया जाता है। कैशे मेमोरी क्या है, वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन द रैम एंड द CPU। ये इंक्रीज करता है कंप्यूटिंग स्पीड को। एक स्टोरेज बफर क्रिएट करता है CPU के लिए कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तुरंत और मैं उस पर काम कर ही रहता हूँ तो उसमें कॉपी सेव करके रखूँगा और कैशे से ले लूँगा जब भी मुझे लगेगा, ठीक है। देन इट लुक्स इन द रैम फॉर द डेटा, मदरबोर्ड वगैरह में होता है कैशे बिल्ट। जो बिल्ट इन कैशे रहता है CPU का वो फास्टर रहता है एज कम्पेयर टू द सेपरेट कैशे। नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ओके एक छोटा सा ब्रेक ले लो आप लोग, मेरा हो गया ब्रेक। अभी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं दे आर वर्ब्स विच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और डिस्प्लेइंग द डेटा एंड डिस्प्लेइंग और टेकिंग आउट द डेटा। तो जो डेटा कंप्यूटर को भेजा जाता है उसे हम इनपुट प्रोसेस, इनपुट फंक्शन कहते हैं, और जब डेटा डिस्प्ले होता है कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है हम उसे कहते हैं आउटपुट फंक्शन। जो इनपुट फंक्शन है वो अलाउ करता है कि हम एंटर करें रॉ डेटा को, प्रोसेस करें और उस प्रोसेस आउटपुट को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ले सकें, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अभी देखिए देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो गई, कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट डिवाइसेस हो गई। फिर उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में CPU में प्रोसेस करा जाएगा। फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या हुई, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर ऑपरेटिंग, अदर आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो आउटपुट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर्स एक्सेट्रा वो सब रहती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो रहती हैं जो रॉ इनपुट कंप्यूटर में एंटर करती हैं और फिर जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म से उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में CPU कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर उसको यूज़ करता है। क्या क्या उसके होते हैं फॉर्म्स, कीबोर्ड, इसमें इसे रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आप इसे सुनिए और फिर अपने मन से लिखना। इसमें एडिशनल कीज़ रहती हैं, इसमें फंक्शंस कीज़ रहती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट की कीज़ रहती हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस देने का ऑप्शन रहता है।
अलग अलग चीज़ों के मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। अल्ट टैप करके आप वही चीज़ कर सकते हो, जबकि आप विंडोज़ डी करके भी वही चीज़ कर सकते हो, विंडोज़ ई करके भी आप वही चीज़ ओपन कर सकते हो, और माउस से क्लिक करके भी आप वही चीज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं किसी भी चीज़ करने, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ज़रूरी होता है। ये जरूरी अक्सर केबल से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, लेकिन आजकल वाईफाई कीबोर्ड्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो 84 कीज़ रहती हैं इसमें, या कभी कभी 102 या 101 भी कीज़ रहती हैं, लेकिन आजकल 104 कीज़ वाला कॉमन हो गया है विंडोज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग लैपटॉप वगैरह जब बनते हैं तो उसमें अलग अलग की होता है, की कई बार नंबर पैड ही नहीं होते, लेकिन उसकी जो फॉर्मेटिंग रहती है वो मोरल सेम रहती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें की कौन सी रहती है? टाइपिंग की रहती है, लेटर्स की रहती है और नंबर्स की रहती है, न्यूमेरिक कीपैड रहता है, फंक्शन की रहती है, कंट्रोल की रहती है, और स्पेसिफिक पर्पस कीज़ रहती है। फिर माउस क्या होता है? माउस मेरा अभी पता नहीं क्या है। माउस आपको पता है क्या होता है? जो कर्सर मूव कर्सर कंट्रोल डिवाइस रहता है उसे हम माउस कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, एक स्मॉल पाम के साइज़ का रहता है, आप उसको मूव कर सकते हो, इधर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक से ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, और बीच में उसका स्क्रॉल बटन रहता है जिससे आप स्क्रॉल अप और डाउन कर सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? इट इज़ वेरी इजी और सिंपल टू यूज़, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और आप कर्सर को बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हो कीबोर्ड में। इस पॉइंट के बाद आपको थोड़ा लेक्चर फास्ट लगेगा, लेकिन ये फास्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, दिस इज ईजी टू राइट। इसमें क्या आएगा? इसमें एक शॉर्ट नोट आएगा, उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने रहेंगे, तो आप बस शांति से सुन लीजिए। जॉयस्टिक क्या होती है? कई सारे गेम्स में यूज़ होती है आज की तारीख में, पहले ऐसा नहीं था। पहले जॉयस्टिक को कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में यूज़ करा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसा रिमोट कंट्रोल होता था, और उसमें क्लिक करते थे आप। आज की तारीख में कई सारे गेम्स खेलने में, रॉकेट की गेम्स खेलते हैं ना, बूम करते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस टू पोजिशन द टू मूव द कर्सर टू पोजिशन ऑन द टू अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द स्क्रीन। उसमें एक स्फेरिकल बॉल रहती है उसके नीचे में, जिसके आप ऊपर नीचे मूव करते हो तो कंप्यूटर को पता चलता है। इट इज़ मेनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जब आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हो, और गेम्स खेलने में जॉयस्टिक को यूज़ करा जाता है। लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है? देखो, लाइट पेन और जो स्क्रीन पेन होता है ना, उसमें फ़र्क देखो क्या होता है। जो क्लासरूम रहती है जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो प्रोजेक्टर से लाइट जाती है स्क्रीन के ऊपर, और फिर आप उस स्क्रीन पे लिखते हो, तो प्रोजेक्टर उसको रीड करके डिस्प्ले करता है कि आपने कुछ लिखा है, उसे लाइट पेन कहा जाता है। वो कंपेरेटिवली मोटे साइज़ के रहते हैं, और फोटो सेल्स जो होते हैं ना, उस पर जो भी चेंज होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। लाइट पेन जहाँ जहाँ फोटो सेल्स पे लगता है वो उसे डिटेक्ट करता है, और जो भी आपने कलर उसमें डाला है उसके हिसाब से वो मूव करता है, ऐसा लगता है कि आपने लिखा है, तो उसे लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल माउस की तरह होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करी जाती है, मूव नहीं करती, एक ही जगह पे रहती है, आप उसके ऊपर बॉल से उसको मूव कर सकते हो और सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। माउस मूव करता है, ये सेम जगह पे रहता है तो कम जगह लेता है, और फिंगर मूवमेंट से ही आप सही चीज़ें डिसाइड करते हो। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर बारकोड रीडर होता है, अलग अलग तरह के स्कैनर होते हैं। स्कैनर आपको कोई चीज़ प्रिंट लेनी है, जेरोक्स निकालना है, तो आप चीज़ों को स्कैन करते हो। कैसे करते हो? एक डिवाइस में उसको डालते हो, बंद करते हो, स्कैन पे क्लिक करते हो। वाह जी वाह, ये तो नई बात बता दी आपने। होता क्या है उसमें? उसमें अलग अलग ड्रम रोल्स रहते हैं जो लाइट ट्रांसफ़र करते हैं दोनों तरफ से, पहले इधर से फिर इधर से, और उसमें जो भी डिस्टेंस से डिफरेंसेस दिखते हैं प्लेन शीट ऑफ पेपर के बैकग्राउंड में, उन सबको वो प्रिंट कर देता है, उसे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, और फिर उसे आप एडिट कर सकते हो, फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, और फिर फर्दर प्रिंट भी कर सकते हो। डिजिटाइज़र, डिजिटाइज़र क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है, ये देखिए, इसे आप कह सकते हैं स्क्रीन पेन जो होता है ना, स्टाइलिस जिसे कहते हैं। आप इनपुट डिवाइस रहती है, आप स्क्रीन पेन कई सारे मोबाइल्स में आता है, कैमरा और कई सारी सीरीज़ में यूज़ होता है, फोटो क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, टैबलेट्स और ग्राफिक्स में यूज़ होता है, गेम खेलने के लिए, कोई आपको नोट्स बनाने हैं स्क्रीन पर, उसके लिए यूज़ होता है। स्क्रीन टच मोबाइल में यूज़ होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जो MICR डिवाइस है वो जनरली यूज़ होती है बैंक्स में, बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ चेक्स टू प्रोसेस। MICR चेक्स को रीड करने में यूज़ होती है, बैंक्स में यूजुअली यूज़ होती है, और जो बैंक का कोड नेम है, जो चेक नंबर है, वो प्रिंटेड होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की इंक से, तो उस इंक को रीड कर लेता है, और ये जो रीडिंग की प्रोसेस है उसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, MICR, ठीक है। इसमें एरर बहुत कम होते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस रहती है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर सकती है, वो स्कैन करती है कैरेक्टर्स को और कन्वर्ट करती है उनको मशीन रीडेबल कोड में, और स्टोर करती है उसको। जो टेक्स्ट है उसको स्कैन करा जा सकता है, इज टू बी इल्यूमिनेटेड, फोटो सेल्स में आप उसको लाइट रिफ्लेक्ट करती है फोटो सेल्स में, और उसको कंप्यूटर रीड कर लेता है और कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर ऐसी डिवाइस रहती है विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डेटा। हर एक डिवाइस पे, हर एक चीज़ पे एक बारकोड लिखा रहता है, एक बार कोड लगा रहता है। उस बार कोड को रीड करने के लिए
जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे कहते हैं बार कोड रीडर। आप डीमार्ट अगर जाते होंगे तो वहाँ पे उनके हाथ में एक गन जैसी चीज़ रहती है जो स्कैन करती है, जिसमें टिंग सा आवाज़ आता है, वो बार कोड रीडर है। किसी भी चीज़ के बार कोड, ये देखें, ये बार कोड को रीड करता है और कंप्यूटर में डेटा फीड कर देता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। अगर आपने कोई मार्क बनाया है तो उसे रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर यूज़ करा जाता है। इसके कुछ अल्टरनेटिव्स is used where one out of the few alternatives is to be selected or marked। तो OMR शीट को चेक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। OMR शीट आपने कोई MCQ एग्जाम दिया होगा तो उसमें आप समझ जाएंगे। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा जो है, जो सामने स्क्रीन है उसे पिक्सल्स के फॉर्म में वो स्टोर करता है, जिसे हम फोटोज़ कहते हैं, डिजिटल फोटोग्राफ्स। फिर उसे कन्वर्ट कर, उसे इनपुट की तरह कंप्यूटर में डाल दिया जाता है, उसे एडिट करा जा सकता है, उसे प्रिंट करा जा सकता है। अलग अलग साइजेस की इमेजेस रहती हैं। आजकल तो जीबीज़ में इमेजेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा HD प्लस होती है, 1080 रेजोल्यूशन वाली। तो इनपुट डिवाइसेस हो गई। नाउ वी गो टू द आउटपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, ऐसा स्कैनर दिखता है, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइसेस हेडफोन्स, हेडसेट, स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। मॉडम हो गया, वेबकैम हो गया, डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस हो गई। तो ये होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आप इमेज देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुत जनरल यूज़ की हमारे रोज़ की चीज़ें हैं। इट प्रोवाइड्स अ मैन टू मशीन कम्युनिकेशन आउटपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाना चाहता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिखाता है। आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट द रिजल्ट्स after which are processed by the CPU and converts it into human acceptable form and supplies it to the user. There are various types of output devices जो कि हैं monitor, that is the visual display unit, VDU, this is the main output device। जो monitor है वो फॉर्म करता है images from tiny dots जिसे हम pixels कहते हैं, और जो sharpness होती है पिक्चर की वो डिपेंड करती है कि उसमें कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, इसमें कोई वीडियो कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये टेलीविजन्स के बहुत सिमिलर रहते हैं और मच हायर रेजोल्यूशन रहता है, लेकिन मॉनिटर्स में LCD CRT स्क्रीन में इसको यूज़ करा जाता है। फिर इसके टाइप्स होते हैं CRT, कैटलॉग रेट्यूब। इन चीज़ों को सुन लेना है, बस याद नहीं करना है, इस पर शॉर्ट नोट आता है बस। CRT मॉनिटर लुक्स मच लाइक द ओल्ड फैशन टेलीविजन एंड दे आर वेरी डीप इन स्क्रीन। जो पुराना टाइप का स्क्रीन होता है ना, इसे CRT मॉनिटर कहते हैं। इसमें आप 40 कैरेक्टर्स ऑफ डेटा हॉरिजॉन्टली और 25 लाइन वर्टिकली आप डिस्प्ले कर सकते थे। इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड पिक्सल्स का रहता है और बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं होती है, पुरानी टीवी जैसा होता था, लेकिन उस टाइम के लिए वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है। LCD जो उससे बेटर आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसे हम कहते हैं। ये थिनर होती है, कम एनर्जी यूज़ करती है और इसकी ग्राफिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जो रहती है LCD मॉनिटर रहते हैं हैव कम्प्लीटली ऑब्सलीटेड CRT मॉनिटर्स। इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसका फुटप्रिंट ऑन द डेस्क कम रहता है और प्राइस भी कम रहता है। इसकी वजह से वॉल्यूम, वेट और पावर तीनों कम होती है। फिर डिस्प्ले इंक्लूड कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, मॉनिटर्स, लैपटॉप, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ये दो टाइप की कैटेगरीज में होती है, इमिसिव डिस्प्ले एंड नॉन इमिसिव डिस्प्ले। इमिसिव डिस्प्ले क्या होती है? जो इमिसिव डिस्प्ले है वो डिवाइसेस रहती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती है। उसके एग्जांपल्स क्या है? प्लाज्मा पैनल और LED। नॉन इमिसिव डिस्प्लेस क्या होते हैं? जो वो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट्स टू कन्वर्ट द सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न्स। एग्जांपल क्या है इसका? LCD इसको यूज़ करती है, और जो LED और प्लाज्मा TV है वो इमिसिव डिस्प्ले को यूज़ करती है। एडवांटेजेस क्या है कि इसका पावर कंजम्पशन कम है, जो इसकी कॉस्ट है वो कम है। डिसएडवांटेज क्या है कि पावर ऑन एंड ऑफ जो है, अगर वो बहुत टर्न ऑन एंड ऑफ इज़ लार्ज, हेंस स्लो डिवाइसेस रहती हैं ये, और जो लाइफ स्पैन रहती है उसकी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल कैमरा। अभी प्रिंटर क्या होता है? देखिए प्रिंटर और उसके टाइप्स, ये इंकजेट प्रिंटर होता है। फिर ये आपका लेज़र प्रिंटर है, ये ऑल इन प्रिंटर है, इसमें सब कुछ हो सकता है। ये लेबल प्रिंटर है, आपको ये लेबल प्रिंट करना है। 3D प्रिंटर्स है, आप डिवाइस बता सकते हो उसको उससे बना देगा। जापान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्हें एक डिजिटल गन से शॉट किया गया था, डिजिटल प्रिंटर से उसको गन को बनाया गया और फिर उन्हें शूट कर दिया गया। सो इतने एडवांस होते हैं 3D प्रिंटर्स। फिर फोटो प्रिंटर्स होते हैं। तो प्रिंटर्स क्या रहते हैं? वो एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करता है इन्फॉर्मेशन को पेपर के ऊपर।
ये प्रोड्यूस करते हैं हार्ड कॉपी इन्फॉर्मेशन, और जो प्राइस रहता है वो डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी, स्पीड, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। जो प्रिंटर है वो दो बैकग्राउंड में डिवाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग मेथड और ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो भी यूज है। जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहले स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा प्राइस उसकी रहेगी। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो ठप्पा लगाते हैं और प्रिंट करते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो बिना प्रेस करे हुए प्रिंट देते हैं वो। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो स्लो रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। रेजोल्यूशन क्या होता है? जस्ट शार्पनेस ऑफ द टेक्स्ट और इमेज और इंच पर इंच इज नॉन एज द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स। मेमोरी, कॉस्टली इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर हैज़ लो लोकल मेमोरी टू होल्ड डेटा एट अ टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। कलर जो होता है इज अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो कलरफुल टेक्स्ट और ग्राफिक्स रहते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं देन द प्लेन टेक्स्ट एंड फिगर्स। और जो कलर प्रिंटर रहते हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वालिटी प्रिंटिंग। दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में बोलते हैं ठप्पा लगाते हैं, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जो टाइप राइटर हम यूज़ करते हैं उसमें की जाती है इंक पैड के थ्रू, पेपर पे लगती है और प्रिंट हो जाता है वर्ड, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये बल्क प्रिंटिंग के लिए काम आती है, इनकी कॉस्ट कम रहती है, ये वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट इनकी रहती है। दे आर फिजिकल, देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइसी रहते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इनमें डिज़ाइन और फंक्शन जो है वो ईजियर रहता है, और जो इमेज है वो इम्पैक्ट की वजह से होती है तो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना कार्बन कॉपी से ईजी होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आवाज़ बहुत लगती है और जो वेयर एंड टेयर है प्रिंटर का वो हो जाता है धीरे धीरे, उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाती है। इसमें दो टाइप के रहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या, एक टाइम पे एक कैरेक्टर कोई प्रिंट करता है। इसको फर्दर और क्लासीफाई करा गया एज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड द डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? वो प्रिंटर द प्रिंट विथ प्रिंट हेड दैट रन बैक एंड फोर्थ प्रिंट रन करता है और प्रिंट करता है। ये पुराने टाइपराइटर्स में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाता था। uses a series of matrix of pins to create pin dots arranged to form characters on a piece of paper. Because the printing involves mechanical pressure, these printers can create carbon copies and carbonless copies. ये create कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूजुअली इसे यूज़ करा जाता है एंड दिस have been replaced in most homes and offices by the newer inkjet and laser printers. पहले के ज़माने में ये होते थे लेकिन आज की तारीख में inkjet और laser printers ने इनको रिप्लेस कर दिया है। They still retain a substantial portion of the market in their niches. Advantages क्या क्या हैं इसके कि ये प्रिंट कर सकते हैं मल्टी पार्ट स्टेशनरी एंड मेक कार्बन कॉपीज बना सकते हैं और मल्टी पार्ट स्टेशनरी को प्रिंट कर सकते हैं। इनकी कॉस्ट कम रहती है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस किसी भी मोर और लेस किसी भी फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये बेयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है। जो नॉइस है ये नॉइसी रहते हैं, इनका रेजोल्यूशन कम रहता है, इसमें लिमिटेड कलर फॉर्म रहता है और इसकी स्पीड जो है वो कम रहती है। डेजी व्हील क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेजी व्हील प्रिंटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द वर्ड प्रोसेसर और द कंट्रोलर टू अलाउ डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड टू फॉर्म द मशीन। वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है और कंप्यूटर जो उस पर देता है इनपुट कि आपको ये प्रिंट देना, उसको वो प्रिंट देता है। ये सिमिलर है टू द डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो एक प्रिंटिंग मैकेनिज्म को यूज़ करता है जिसे हम डेजी व्हील कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस रेज लेटर्स एंड नंबर्स अरेंज्ड इन सर्कल्स में इसमें नंबर्स रहते हैं और जो घूम के घूमता है और प्रिंट करते जाता है, घूमता है और प्रिंट करते। कंप्यूटर से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, फिर पेपर पे घूमता है और प्रिंट हो जाता है उसमें, ठीक है, उसे हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि ये रिलायबल रहता है, दिस इज मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की क्वालिटी अच्छी रहती है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इजीली आप चेंज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? इट इज स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नॉइजी रहता है, एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता है। लाइन प्रिंटर क्या होता है? एट अ टाइम एक पूरी लाइन को आप प्रिंट कर सकते हो और कई बार 300 से 3000 लाइन्स पर मिनट आप प्रिंट कर सकते हो। इसमें दो टाइप रहते हैं, एक रहता है ड्रम प्रिंटर और एक चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है? एक ड्रम रहता है जिसमें अलग अलग वर्ड्स जमे हुए रहते हैं, आप जैसा इनपुट दोगे उसके हिसाब से वो ड्रम विल रोल एंड प्रिंट आ जाएगा पेपर के ऊपर। जो सरफेस ऑफ द ड्रम है डिवाइड रहता है अलग अलग ट्रैक्स में और टोटल ट्रैक्स हैं इज इक्वल टू द साइज ऑफ द पेपर, दैट इज द पेपर विड्थ, दैट इज 132 कैरेक्टर्स। ड्रम विल हैव 132 ट्रैक्स। जो कैरेक्टर सेट है इज एम्बोज्ड ऑन ट्रैक। द डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। 48 कैरेक्टर्स का सेट, 64, 96 अलग अलग सेट्स अवेलेबल रहते हैं। आप उसको ड्रम में डालिए और प्रिंट करिए। जो पुरानी प्रिंटिंग प्रेस होती थी वो इसको यूज़ करती थी। इसका एडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। फिर चेन प्रिंटर्स क्या होते हैं? इन दिस प्रिंटर चेन ऑफ कैरेक्टर्स सेट आर यूज्ड सो इट इज कॉल्ड एज अ चेन प्रिंटर। ये भी लाइन प्रिंटर ही होते हैं, ये प्रिंट करते हैं एक लाइन एट अ टाइम। जो कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं
वो एंड द सेट ऑफ कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड ऑन अ चेन, एक चेन में उसको डालते हैं, उसे प्रिंट कर दिया जाता है। दे ये भी हैमर करते हैं। ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें हम सब, जो पेपर प्रेस होते हैं और प्रिंट होते हैं, तो दीज आर प्लेस्ड विद अ हैमर एंड इंक्ड रिबन। जो टोटल नंबर ऑफ हैमर्स हैं विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजीशंस। जो कैरेक्टर का फॉन्ट है उसे आप इजीली चेंज कर सकते हो और जो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हो सेम प्रिंटर के लिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो पेपर पे इंक को प्रेस नहीं करते, बिना प्रेस करे प्रिंट कर देते हैं। मतलब कैसे करते होंगे, स्प्रे करते होंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जनरली यूज स्पेसिफिकली कोटेड एंड sensitized papers that respond to thermal and electrostatic stimuli to form the image। थर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिमुलाई, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो मुझे प्रिंट करना है, उसके हिसाब से स्प्रे के सामने पेपर को रखा जाता है और उसके हिसाब से स्पेसिफिक स्प्रे कर दिया जाता है उसके ऊपर अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। द पेपर दैट प्रिंट्स द कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। योगी डेफिनेशन, दिस प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, दीज आर नॉन एज पेज प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो हर जगह यूज़ होते हैं, फास्टर होते हैं, क्विकर होते हैं और विदाउट एनी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट ये प्रिंट कर देते हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, फास्ट रहते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है, अलग अलग साइज़ को और फॉन्ट्स को सपोर्ट करते हैं, इसमें वॉइस नॉइस कम रहती है, साउंडलेस ऑपरेशन रहता है, हाई क्वालिटी आउटपुट रहता है, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं इन सिंगल पास और बहुत कॉस्टली रहते हैं। दो टाइप के रहते हैं, एक लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स कौन से रहते हैं, जो नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स रहते हैं। कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन द पेज, ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। सेंड्स डेटा टू द प्रिंटर, जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर पे डेटा भेजता है और प्रिंटर जो है वो उस ट्रांसलेट करता है उस डेटा को प्रिंटेबल इमेज में और फिर जेरोक्सिक प्रिंसिपल को यूज़ करके उसे प्रिंट करता है। वो डिस्चार्ज करता है फोटो सेंसिटिव ड्रम्स को। द लेटेंट इमेज इज क्रिएटेड ऑन ड्रम, एक ड्रम में क्रिएट करा जाता है, उसको सरफेस की तरफ टोनर डाला जाता है और उसे पेपर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे ही हम इट्स कंज्यूमेबल्स आर कॉल्ड टोनर कार्ट्रिज और द लेज़र टोनर। टोनर क्या होता है, आप प्रिंटर देखते होंगे उसके अंदर एक कार्ट्रिज रहता है, खोल के देखेंगे तो एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर इंक रहती है, यही कार्ट्रिज रहता है जिसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं और अलग अलग प्रिंट रहती है। एडवांटेजेस क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, अलग अलग साइज फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है, इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, क्वालिटी आउटपुट रहता है, लो नॉइस रहती है, कॉस्ट पर पेपर कम रहती है एज कम्पेयर टू इंकजेट। दे कैनॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। का साइज जो है वो ज़्यादा रहता है, लेजर प्रिंटर ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स नॉन कैरेक्टर प्रिंटर रहते हैं, इसमें कोई ड्रम वम नहीं रहता है, इसमें स्प्रे करा जाता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर, इसमें कलर प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। इसकी क्वालिटी ज़्यादा रहती है, इसमें वॉइस नॉइस कम रखती है, कलर प्रिंटिंग इसमें हो सकती है, मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हो, डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ प्रिंटर रहता है उसको, और ये अलग अलग रेंज का होता है, इनएक्सपेंसिव ज़्यादा, प्रोफेशनल में भी ज़्यादा, प्रोफेशनल वाला महंगा रहता है। इसे हम और इसमें जो डलता है उसे कहते हैं इंकजेट कार्ट्रिज, जिसके अंदर अलग अलग कलर्स रहते हैं। इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसमें एडवांटेजेस, क्वालिटी अच्छी रहती है, नॉइस कम रहती है, प्रिंटर कॉस्ट कम रहती है, कॉम्पैक्ट साइज रहता है और मोर रिलायबल रहता है। जो दीज आर एक्सपेंसिव एज कॉस्ट पर पेज इज़ वेरी हाई, दिस गेट ब्लर। अगर पेपर जो उसमें आप पानी गिरा दोगे तो जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। जो इंक है वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है, ईजी टू गेट क्लॉग्ड ऑन द इंकजेट नोजल, लाइफ टाइम लिमिटेड रहती है इसकी और इवेंचुअली फेड होने लगती है जो प्रिंट आपने दिया है उसको, और स्लो एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। फेड होने लगती है मतलब उसका जो कार्ट्रिज आपको चेंज करना पड़ता है। फिर प्लॉटर क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्ड कॉपीज ऑफ ग्राफ्स एंड डिजाइन। जो बड़ा सा पेपर होता है उसे मशीन के थ्रू डालते हैं और वो उसे प्लॉट करते जाते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए। बड़े बड़े मैप्स बनाने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, उन्हें प्लॉट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन मैप्स बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए इन्हें यूज़ करा जाता है। दो टाइप के होते हैं, एक ड्रम होता है, फ्लैट बेड। ड्रम वाले में क्या होता है, ड्रम में आप चीज़ें फीड कर देते हो और फिर वो पेपर उसके थ्रू निकलता है और वो ड्रम में उसको प्लॉट करते जाता है। और फ्लैट बेड क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर पेपर को डालते हो, जो भी आपने सिस्टम में डाल दिया वो उसे प्लॉट कर देता है। ये ड्रमर इस तरह का दिखता है, इसे हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम्स और रोल्स ऑन द पेपर इज प्लेस्ड इन द ड्रम्स रोटेट बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस द ग्राफ ऑन द पेपर। ड्रम ऐसे दोनों ड्रम ऐसे होते हैं तो बीच में पेपर प्रिंट होता रहता है और उसे हम प्रोग्राम कर लेते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट होते हैं। अर्थक्वेक वगैरह की एक्टिविटी कंटिन्यूस आउटपुट हमें इसका चाहिए रहता है तो हम इसे कंटिन्यूसली प्रिंट करते रहते हैं। अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ वगैरह को देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स जो होते हैं उन्हें हम टेबल प्लॉटर्स भी कहते हैं। अ प्लॉट ऑफ पेपर इज स्प्रेड एंड फिक्स्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्लैट बेड। दिस प्लॉटर यूजेस 2 रोबोटिक ड्राइंग आर्म्स, 2 मैग्नेटिक ड्राइंग आर्म्स को यूज़ करता है। ईच होल्ड्स अ कलर्ड इंक पेन एंड पेंसिल, और जो भी आप उसको बोलते हो उस हिसाब से उसको बनाता जाता है, जो भी उसमें आपने इनपुट दिया हुआ है उसमें। थर्मल इनप्रेशर जो होता है लार्ज साइज ड्राइंग्स के लिए यूज़ करा जाता है। अभी अपन आ गया सॉफ्टवेयर। देखिए हमने कहाँ तक कवर कर लिया, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है।
अब हमारा सॉफ्टवेयर रह गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रह गया है, और ये जो विंडोज़ के ऑपरेशंस हैं जो स्ट्रिक्टली थेरेटिकल हैं और इसे समझना बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगे, आपको सिर्फ सुनना रहेगा एक बार। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बचा हुआ पार्ट खत्म करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको कम से कम 2 बार देखना है। आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आप बुक को रीड करिए, हेडिंग रीड करिए, फिर आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए। यू विल गुड एंड बी रेडी फॉर द एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। सी यू इन द सेकंड पार्ट। ओके, गुड नाइट।